राधे राधे चिल्लर पार्टियों। तो स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी हिंदी की क्लास में, जहां हमने शुरू किया है अपने अर्श से फर्श तक का सफ़र। जो हमारी इससे पहले वाली क्लास हुई थी उसमें हमने कारक के बारे में पढ़ा था। कारक का पूरा उसकी विभक्ति और कारक हो गया था। उसके बाद हमारा जो कर्ता कारक था और कर्म कारक था हमारा दोनों कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद और जो हमारे 6 कारक थे वो बाकी थे। तो आज हम क्या करेंगे, जो हमारे 6 कारक बचे हुए हैं बस उन्हीं कारकों को हमको पढ़ना है। तो चलिए, जो हमारा कर्ता था, कर्म था, उसके बाद क्या था, हमारा था करण कारक। कौन सा कारक था? करण कारक। अब हम पढ़ेंगे अपने करण कारक के बारे में। करण ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा करण कारक होता है उसका वाक्य में कहाँ प्रयोग होता है और हम कैसे पहचानेंगे किसी वाक्य में कि वो करण कारक है या नहीं। तो करण कारक में बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम किसी साधन का प्रयोग करते हैं, किसी भी वाक्य में जब किसी साधन का प्रयोग किया जाता है किसी कार्य को करने के लिए, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है? करण कारक होता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा होता है कि बच्चे बस से स्कूल जाते हैं। बस से स्कूल जाते हैं। अब देखिए, जो बस है वो क्या है? साधन है ना। वो एक साधन है क्या करने का? सवारी ढोने का। मतलब इसमें क्या है, बच्चों को स्कूल तक ले जाने का क्या है? ये साधन है। तो यहाँ पे इस साधन का प्रयोग हुआ तो हमारा क्या होगा? करण कारक होगा। और हम एक देखते हैं, जैसे हमसे कहा गया कि सेब को चाकू से काटो। चाकू से काटो। अब देखो, सेब को काटने के लिए किसका प्रयोग किया? एक साधन का प्रयोग किया जा रहा है ना। किसका प्रयोग किया जा रहा है? चाकू का। और चाकू क्या है? एक साधन है। उसमें क्या होगा हमारा जब भी ऐसा कोई वाक्य मिले जिसमें आप देखना कि किसी काम को करने के लिए किसी साधन का प्रयोग किया जा रहा हो, वहाँ पर क्या होगा? हमारा करण कारक होगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती, इसमें ना कुछ अपवाद है। जैसे मैंने आप लोगों को पहली क्लास में ही बता दिया था कि जितने भी हमारे कारक हैं उसमें 1-2 को छोड़ के बाकी सब में अपवाद हैं। तो ज़्यादातर हमें अपवाद पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना, ज़्यादा क्या मतलब देखना है, क्योंकि अपवाद बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए, जो हमारा करण कारक है उसका अपवाद हम देख लेते हैं कि क्या है। अपवाद में इसमें है अंग भंग होना। अंग भंग हो। और दूसरा मतलब ऐसे वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग हो, जैसे, और एक हो गया हमारा के साथ का प्रयोग हो। इसके बाद किसी से समय पूछा जाए। समय पूछना या समय बताना, ये दोनों किस में आएंगे? हमारे करण कारक में आएंगे। अब चलिए हम इसका भी एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अंग भंग, जैसे वह पैर से लंगड़ा है। वह क्या है? पैर से लंगड़ा है। तो क्या है उसका अंग? क्या है? भंग। मतलब अंग भंग का मतलब ये हो गया कि आपका जो भगवान ने आपके हाथ पैर बनाए हैं वैसा नहीं है, यहाँ पे टूट टाट गया है, वैसे ही हो गया हमारा अंग भंग। उसके बाद के साथ का हम देख लेते हैं, जैसे राम पिताजी के साथ स्कूल गया। क्या है? राम जो है किसके साथ गया? पिताजी के। अब हमारा इसमें मेन क्या है? यही है हमारा के साथ।
दिखा आपको, करण कारक लगा दीजिए। उसके बाद देख लेते हैं, जैसे किसी से एक समय पूछा जाता है, भाई तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं, तुम्हारी घड़ी में कितना वक्त हुआ है या कितना बजा है, ठीक है, कितना बजा है। ये क्या होते हैं, हमारे करण कारक के अपवाद होते हैं। बस इतना आप कंप्लीट कीजिए, आपका करण कारक कंप्लीट हो गया। संप्रदान कारक, ठीक है। तो हमारा संप्रदान कारक में क्या होता है, जब भी किसी वाक्य में ऐसा देखिएगा कि कभी किसी वाक्य में किसी वस्तु को किसी को दिया जा रहा है या फिर किसी के लिए कुछ किया जा रहा है, जैसे आप किसी का मतलब दान देते हैं, परोपकार करते हैं, ऐसी चीज़ें जब भी वाक्य में ऐसा प्रयोग हो वहाँ पर हमारा क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। अब चलिए हम समझ लेते हैं हमारे वाक्य प्रयोग से। जैसे देख लेते हैं, माँ ने बच्चे को खिलौना दिया। माँ ने बच्चे को क्या दिया, खिलौना दिया। क्या कर रही है, वो कुछ देने का काम कर रही है ना, तो वहां पर क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। और उसके बाद राम ने श्याम को उपहार दिया, उपहार दिया। क्या क्या दिया उसने, उपहार दिया, मतलब उसके लिए कुछ कर रहा है। ये भी आप देख सकते हैं कि उसने दिया भी और उपहार देने का मतलब उसने उसके लिए कुछ किया ना, तो ये हमारा क्या होता है, संप्रदान कारक। अब जो इसमें अपवाद है वो बस इतना है कि जब भी कोई ऐसी वस्तु दी जाए जिसे हम वापस ना लें, मतलब उसे हमेशा के लिए दे दिया जाए, ठीक है। अपवाद में सिर्फ इसमें इतना है। तो अपवाद में हमारा क्या है, अपवाद में है, एक तो हो गया हमारा एक शब्द नमस्कार। जब भी किसी को नमस्कार या प्रणाम की मुद्रा ऐसे कुछ वाक्य का प्रयोग होगा वहां पर आपका संप्रदान होगा। उसके बाद क्या होगा, हमेशा के लिए वस्तु दी जाए, जो वस्तुएं दी जा रही हैं वो हमेशा के लिए दी जाए, उसे वापस न लिया जाए, हमेशा के लिए दी जाए। हमेशा के लिए जो वस्तु दी जाए और क्या हो, नमस्कार हो। अब इसमें देखिए हम समझ लेते हैं, राजा ने भिखारियों को कंबल दिए। अब क्या राजा उनसे दोबारा वापस कंबल लेने जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो क्या हुआ, उसने राजा ने क्या, भिखारियों को हमेशा के लिए कंबल दे दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। उसके बाद देखिए, गुरु जी को सादर प्रणाम। जब भी किसी के सम्मान की बात आएगी वहां पर क्या होगा, हमारा संप्रदान कारक होगा, ठीक है ना। संप्रदान कारक में बस इतना है, बहुत ज़्यादा मतलब आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि वाक्य जो प्रयोग किया जा रहा है उसमें किया क्या जा रहा है, बस इतना ध्यान देने की ज़रूरत है, आपका कारक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा संप्रदान कारक इतना है, वो ख़त्म। चलती नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। हमारा अगला आता है अपादान कारक। अपादान कारक, ठीक है। तो अपादान में क्या होता है, जब भी वाक्य में ऐसा देखा जाए कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से क्या हो रही है, अलग हो रही है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, याद है ना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक। मतलब अपादान कारक तो याद रहता है सबको, मुझे भी बचपन से याद था भाई, पेड़ से पत्ते गिरे अलग हुए, अपादान कारक।
तो अब बड़े हो गए फिर भी उसी को पढ़ना है। तो इसमें क्या था कि जब भी एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो वहाँ पर क्या होता है, हमारा अपादान कारक होता है। तो हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या हुआ, हमारा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, हम यही देख लेते हैं। हमारा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, उसके बाद देख लेते हैं गंगा गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री से निकलती है। और इसमें जो हमारी विभक्ति थी वो क्या थी, से का भी प्रयोग। अब देख सकते हैं सब में से का प्रयोग हो रहा है ना, गंगोत्री से निकलती है। राम छत से गिर गया या गिर पड़ा। ठीक है, एक तो बोध करा रहा है कि एक दूसरे से वस्तुएं अलग हो रही हैं, दूसरा जो हमारी विभक्ति है उससे भी हम पहचान सकते हैं कि सब में क्या हो रहा है, हमारा से का प्रयोग हो रहा है। तो विभक्ति से भी हम समझ सकते हैं, जो इसके चिन्ह होते हैं उससे भी, और जो वाक्य प्रयोग हो रहा है चीज़ों का अलग होना उससे भी समझ सकते हैं। अब इसमें अपवाद क्या है, इसका अपवाद है, इसमें अपवाद है कि जब भी किसी मतलब दो वस्तुएं अलग का तो एक है ही, तो इसमें अपवाद ये है कि जब भी किसी वस्तु की एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए। जैसे आपका देखिए, जैसे हो गया सीता गीता से सुंदर है, गीता से सुंदर है। क्या किया जा रहा है, तुलना की जा रही है कि सीता जो है किससे सुंदर है, गीता से सुंदर है, और हमारी विभक्ति भी से का भी प्रयोग हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एक देख लेते हैं, मोहन राम से छोटा है। इसमें भी क्या किया जा रहा है, आपकी तुलना हो रही है ना, तो क्या होगा, हमारा अपादान कारक होगा। अब आ गया हमारा संबंध कारक। ये क्या है, ये तो देख सकते हैं अपने नाम से ही बता रहा है कि मेरे अंदर क्या भरा हुआ है। ठीक है, संबंध कारक क्या हो, जब भी किन्हीं दो वस्तुओं का आपस में संबंध बताए, या संज्ञा और सर्वनाम का आपस में क्या करे, संबंध बताए। अब जैसे में देखते हैं हम कि सीता रमा की बेटी है। अब इसमें आप विभक्ति भी देख सकते हैं, का की के रारी रे था ना, बेटी है, तो क्या है, सीता किसकी बेटी है, रमा की बेटी है। राम मोहन का भाई है, मोहन का भाई है। देखिए आपकी विभक्ति से भी और देखिए उससे भी कि हमारा क्या है, संबंध स्थापित हो रहा है। ओके, उसके बाद वह मेरी बहन है, हमारा जो रा री रे था उसका भी प्रयोग देखेंगे ना हम, क्या है, री, वह मेरी बहन है। क्या हुआ, इन तीनों में क्या लग रहा है कि संबंध, एक दूसरे से संबंध की बात कर रहा है, और साथ ही साथ जो हमारी विभक्तियां हैं उनका भी प्रयोग हो रहा है। अब देख लेते हैं इसमें जो अपवाद है, इसमें अपवाद क्या है, जैसे हमारा जो संप्रदान कारक था उसमें था कि जब हम किसी वस्तु को दें, जब हम किसी वस्तु को दें, लेकिन क्या हमेशा के लिए दें, उसे दोबारा वापस ना लें। लेकिन इसमें क्या है कि जब हम किसी वस्तु को दें उसके बाद उसे लेने की संभावना हो, वहाँ पर हमारा क्या होता है, संबंध कारक होता है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे अंकित ने धोबी को कपड़े दिए, तो
कपड़े रील। अब क्या इसने हमेशा के लिए दिए? नहीं भाई, उसने सिर्फ धोने के लिए दिए कि आप धो दो, उसके बाद मैं ले लूँगा। तो उसने देने का काम तो किया, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, वो उसे वापस लेगा। तो वहाँ पर हमारा क्या होगा? संबंध कारक होगा। अपवाद इसका ये है, और हमारी विभक्ति का भी प्रयोग कहीं ना कहीं मिलेगा हमें। अगला कारक क्या है हमारा? अधिकरण। अधिकरण कारक। अब अधिकरण कारक में क्या होता है कि हमने विभक्ति पढ़ी थी ना, में, पे, पर, ऐसे जो होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब भी किसी वस्तु की स्थिति का पता चले कि वह कहाँ है, ठीक है ना, वहाँ पर हमारा क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। जैसे हम समझते हैं कि मेज पर पेन रखी है, हमारा कर क्या है? विभक्ति आ गई हमारी, ठीक है। उसके बाद देखिए, फ्रिज में सेब है, मतलब किसी भी वस्तु का स्थिति पता चले कि वह कहाँ पर है, ठीक है। इसमें सिर्फ हमें देखना है सिंपल से सिंपल, सिर्फ हमारी विभक्ति जो हमारा चिन्ह है। अधिकरण में क्या होता है? में, पे, अंदर, भीतर, ऐसे होता है ना। तो वहाँ पे हमें सिर्फ विभक्ति का प्रयोग देखना है और हमारा अधिकरण कारक खत्म है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। उसके बाद लास्ट हमारा क्या आता है? संबोधन आता है। क्या आता है हमारा? संबोधन कारक। तो हमारे संबोधन कारक में क्या होता है? जब भी किसी को बुलाने या बोलने का बोध हो, उसके साथ साथ क्या हो? उसमें विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगा हो। जो हमारा विस्मयादिबोधक ऐसे होता है ना, उसका चिन्ह लगा हो। ये चिन्ह से तो हम तुरंत पहचान लेंगे कि हमारा संबोधन है। लेकिन जो हमारा है, किसी को बुलाने या बोलने का काम किया जा रहा है, उससे हम जैसे में समझने की वाक्य का प्रयोग करके समझते हैं, ठीक है। जैसे हमारा हो गया, जैसे कोई घटना घट जाती तो हम कहते हैं अरे राम, हे राम, हे राम। उसके बाद विस्मयादिबोधक का चिन्ह। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मतलब कुछ विस्मय करने वाली बातें आए वहाँ पर, आप लोग देखिएगा। इसका और जो आपका हे, अरे, जैसे किसी ने कहा अरे भाई तुमने तो कमाल कर दिया, अरे भाई तुमने तो कमाल कर दिया। आपका जो अधिकरण और संबोधन है, सिर्फ इसी में आपका अपवाद नहीं है, ठीक है, और सब में बाकी में अपवाद है। कर दिया। आप देख सकते हैं, आप विभक्ति से पहचान सकते हैं कि हमारा संबोधन कारक में किसका प्रयोग किया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को कारक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है, वो चैनल पर जाके मेरी पहली क्लास देख सकते हैं। वहाँ आप लोगों को विभक्तियों का ज्ञान पूरी तरीके से मैंने बताया है, विभक्तियाँ वहाँ पर देख लीजिएगा। और कर्ता और कर्म हमारा उसी क्लास में ख़त्म हो चुका था। तो आप लोगों को इसमें जो भी डाउट्स हो वो कमेंट में बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में थोड़ा सा भी आप लोगों को अगर इससे मतलब थोड़ा सा भी आप लोगों को फ़ायदा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कहाँ प्रॉब्लम है। और हाँ, आपको कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी बता दीजिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो उसी पर लेके आऊँ। तब तक के लिए जय हिंद।